दोस्तों आज आइए हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं जो सबसे अलग है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें जरूर बताएं। मोहब्बत की दास्तां तो सबने सुनी है, पर यह है अर्थव के जुनून की दास्तां। 8 साल का अर्थव दुनिया के सबसे बड़े माफिया का इकलौता बेटा जो नॉर्मल बच्चों से पूरी तरह अलग है। 150 आईक्यू का ये जीनियस बच्चा जिसे लोग लिटिल डेविल के नाम से जानते हैं। अपने डैड की तरह इसके दिल में अपनी मोम को छोड़ के किसी के लिए कोई एहसास नहीं है। वहीं दूसरी तरह नन्ही सी मन्नत जिसने दुनिया में चंद लम्हों पहले ही कदम रखा है। उसकी सांसों पर अर्थव ने उसके दुनिया में कदम रखने से पहले ही लिख दिया था अपना नाम। जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं, क्या होगा जब वो मन्नत बन जाएगी अर्थव की पूरी दुनिया, उसका जुनून, उसका सुकून। किस हद तक जाएगी अर्थव की दीवानगी। एपिसोड 1 लेबर पेन ओवर पजेसिवनेस। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल के कैंटीन में इस वक्त एक बेहद स्मार्ट और हैंडसम 8 साल का लड़का दूसरे लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। कैंटीन के बाकी सारे बच्चे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उनमें से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पहले वाले लड़क ने दूसरे वाले लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, तुझसे कहा था ना मेरी चीजों से दूर रहना। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी चीजों को देखें और तूने उसे छूने की हिम्मत की। कहते हुए उस लड़के ने इस बार दूसरे लड़के का सर दीवार पर दे मारा। इसी के साथ दूसरा वाला लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसके माथे से खून निकल रहा था, पर वह लड़का अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी। वह फिर से उसे मारने के लिए आगे जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व रुको, क्या कर रहे हो तुम, वह मर जाएगा। इस आवाज को सुनते ही अर्थव ने गुस्से से पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक उसी की उम्र का लड़का गहरी गहरी सांस लेते हुए उससे यह बात कर रहा था। यह था अथर्व का इकलौता दोस्त आयुष सक्सेना। पूरे स्कूल में आयुष के अलावा अथर्व को रोकने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर के अंदर भी नहीं। आयुष ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व इस वक्त उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर आयुष की हालत खराब हो गई। पर वह जानता था कि अगर उसने अथर्व को नहीं रोका तो अथर्व सामने वाले लड़के की जान लेकर ही मानेगा। आयुष घबराते हुए अथर्व की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी पीछे से प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी टीचर भी दौड़ते हुए वहां आ गए। जैसे ही उन्होंने जमीन पर गिरे लड़के के माथे से खून निकलते हुए देखा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। पर उससे भी ज्यादा डर उन्हें सामने खड़े अर्थव से लग रहा, जो अपनी गहरी काली आंखों से जमीन पर गिरे लड़के को देख रहा था, जैसे अभी भी उसका उसे छोड़ने का कोई मूड ना हो। अथर्व फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले ही प्रिंसिपल ने जल्दी से जाकर जमीन पर गिरे हुए लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। वह लड़का प्रिंसिपल को देखते ही प्रिंसिपल के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, प्रिंसिपल सर मुझे बचा लीजिए, यह पागल हो गया है, देखिए इसमें मेरा सर फोड़ दिया। कहते हुए वह लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। प्रिंसिपल ने महसूस किया कि उनकी गोद में जो लड़का था उसकी बॉडी ढीली पड़ चुकी है। यह एहसास होते ही प्रिंसिपल ने घबराकर उसकी तरफ देखा और उसे लेकर दौड़ते हुए स्कूल के अस्पताल की तरफ भागे। स्कूल काफी ज्यादा लग्जरियस था, यहाँ पर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। 2 घंटे बाद प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल इस वक्त अपना पसीना साफ करते हुए अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देख रहे थे, जो कि अपने पैर पर पैर चढ़ाकर उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने हाथ में पेपर वेट पढ़कर वह टेबल पर बेहद अजीब तरीके से घुमा रहा था। प्रिंसिपल ने हिम्मत करते हुए कहा, राठौर सर वो। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि सामने बैठे इंसान का हाथ रुक गया, जिसे महसूस करते ही प्रिंसिपल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वह इंसान जो कि अभी तक अपना चेहरा नीचे करके बैठा हुआ था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं था कि अगर मेरे बेटे ने कुछ भी किया तो तुम मुझे कॉल करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को कॉल करने की। कहते हुए उस इंसान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर वेट उठाकर सीधा प्रिंसिपल के सर पर दे मारा। अगले ही पल प्रिंसिपल की एक चीख उस केबिन में गूंज गई। उसी केबिन के एक कोने में अथर्व, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, ये देखकर वो टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगा। प्रिंसिपल ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उनके माथे से खून की बूंदें उनके शर्ट को भीगा रही थी, पर फिर भी उन्होंने ये सब कुछ इग्नोर किया और अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने मौजूद इंसान की तरफ देखा। यह इंसान था द ग्रेट माफिया, जिसे दुनिया हार्टलेस डायमंड के नाम से जानती थी, कबीर राठौर, अर्थव राठौर का डैड। कबीर राठौर के बारे में दुनिया सिर्फ इतना जानती थी कि यह इंसान अपनी वाइफ को छोड़कर दुनिया में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, अपने बेटे के लिए भी नहीं। उसका नाम सुनते ही कई लोगों की पेंट गीली हो जाती थी। बिजनेस इंडस्ट्री का किंग और माफिया वर्ल्ड का किंग इस वक्त प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ था और प्रिंसिपल उसके चेहरे पर खुद के लिए बेइंतहा गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे। प्रिंसिपल ने अटकती हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी सर, वह एक्चुअली अथर्व ने आज एक लड़के को बेहद बुरी तरीके से मारा है। वह इस वक्त अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। हमने आपका नंबर बहुत बार ट्राई किया पर आपने कॉल नहीं उठाया, इसलिए हमें आखिर में मिसेज राठौर का नंबर डायल करना पड़ा। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि उन्हें अपने ऊपर डरावनी नजरें महसूस हुई। प्रिंसिपल ने घबराकर सामने मौजूद इंसान की तरफ देखा, जो कि अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। कबीर की मुस्कुराहट देखकर प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से कभी उन्हें कॉल नहीं करूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर कबीर ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर अजीब तरह से हाथ फिराते हुए कहा, अगली बार गलती करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। कबीर की बात सुनकर प्रिंसिपल के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी, जिसकी आवाज भी वह सुन पा रहे थे। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। प्रिंसिपल का चेहरा देखकर कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मौत से ज्यादा डरावना क्या है। कबीर की बात पर प्रिंसिपल के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। कबीर ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर प्रिंसिपल के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, मौत से डरावना है ये पता होना कि मैं मरने वाला हूं। इस बार प्रिंसिपल खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर कुर्सी से नीचे गिर गया। उनका एक हाथ उनके सीने पर था और वह गहरी गहरी सांस ले रहे थे। कबीर ने उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, डर ही इंसान को खत्म कर देता है। कहते हुए कबीर ने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड जल्दी से आ गया और प्रिंसिपल को वहां से उठकर बाहर लेकर चले गए।
अब केबिन में सिर्फ कबीर और अथर्व बाकी थे। कबीर ने अथर्व की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुमने उसका सर क्यों फोड़ा? अगर वह मर जाता तो? कहते हुए कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ पंथ की पॉकेट में डालकर चलता हुआ सोफे पर बैठे अथर्व के सामने आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने कबीर की तरफ देखा और वह भी अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, उसने मेरी चीज को छूने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसे पहले ही वार्निंग दी थी और अगर वह मर गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व राठौर को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी चीज को टच करें। अथर्व की बात सुनकर कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बस उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बड़े से हाथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से चलता हुआ केबिन से बाहर आ गया। अथर्व भी एटीट्यूड से अपने डैड के साथ चलता हुआ केबिन के बाहर आ रहा था। स्कूल में मौजूद हर कोई उन्हें ही देख रहा था। दोनों की जोड़ी किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में दोनों अपनी लग्जरियस गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी अथर्व ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, आपने मॉम से क्या कहा? अथर्व का सवाल सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, व्हाट यू थिंक? कबीर की मुस्कुराहट देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़काने के बारे में आप सोचना भी मत डैड। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वह तुम्हारी मॉम से पहले मेरी वाइफ है और उसे मेरी कहना बंद करो, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है और उसे मेरी कहने का हक भी सिर्फ मेरा है। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, यह सवाल क्यों ना हम मॉम से ही पूछ ले? दोनों बाप बेटे एक दूसरे की आंखों में किसी दुश्मन की तरह घूर रहे थे। तभी कबीर का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर कबीर ने एक नजर गुस्से से अपने इस छोटे से बेटे की तरफ देखा और अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखने लगा। वहां पर एक नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, स्वीट हार्ट, यह उसकी जिंदगी उसकी वाइफ कशिश का कॉल था। कबीर ने कॉल उठाते हुए कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट? कबीर ने बेहद रोमांटिक आवाज में कहा, जिसे सुनते ही दूसरी तरफ से उसकी वाइफ और अथर्व की मॉम कशिश ने घबराते हुए कहा, हुए दिव्या को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आदित्य उसे लेकर अस्पताल गया है। कशिश की आवाज इतनी तेज थी कि कबीर के साथ साथ उसकी आवाज अथर्व ने भी सुन ली। कशिश की बात सुनते ही अथर्व की आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। उसने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखकर बेहद डरावने तरह से मुस्कुराते हैं कहा, तुम बहुत जल्दी मेरे पास आने वाली हो। एपिसोड 2, स्वीट हार्ट इट्स योर पनिशमेंट। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने एक नज़र अथर्व की तरफ देखा और फिर बेहद सीरियस लहजे में कहा, तुम वहां पर अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। कबीर की बात सुनकर दूसरी तरफ से कशिश ने घबराते हुए कहा, हबी मैं तो हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी हूं। कशिश की बात सुनकर कबीर की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुमसे कहा था ना, मुझे मेरी बातों को टालने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कबीर की डरावनी आवाज सुनकर कशिश ने घबराते हुए कहा, सॉरी हबी कहते हुए उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी, जिसे महसूस करके कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, स्वीट हार्ट डॉन टेल यू डेयर, तुम्हारी आंख से एक आंसू की बूंद नहीं निकालनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखकर एरोगेंट आवाज में कहा, आपसे ज्यादा बुरा कोई है भी नहीं डैडी, एंड डॉन टेल यू डेयर, मेरी मॉम को रुलाने की हिम्मत भी मत करना। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम छोटे पिद्दी अपना मुंह बंद रखो, मैं अपनी स्वीट हार्ट से बात कर रहा हूं और अगर तुमने मेरी स्वीट हार्ट और मेरे बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। कबीर की बात सुनकर दूसरी तरफ से कशिश ने गुस्से से कहा, हबी आप मेरे बेबी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। कशिश को अथर्व की चिंता करते हुए देखकर कबीर ने कहा, स्वीट हार्ट बहुत बात काटने लगी हो आजकल, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। कहते हुए कबीर ने कॉल कट करके ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलो। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी को टर्न कर लिया। इस वक्त अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉन टेल यू थिंक मिस्टर राठौर, आप मेरी मॉम के साथ कुछ ज्यादा ही रूड और एरोगेंट है। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने दांत पीसते हुए उसे फिर से कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, और डॉन टेल यू थिंक लिटिल डेविल कि तुम अपने फादर के साथ कुछ ज्यादा ही रूड और एरोगेंट हो। कबीर की बात पर अथर्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, यू नो ना डैड, आई डोंट लाइक कि कोई मेरी मॉम पर गुस्सा करें या उन्हें रुलाए, और आपने उन्हें रुलाया है। अथर्व की बात पर कबीर ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना, वह सबसे पहले मेरी वाइफ है, इसलिए उसे अपनी मॉम कहना बंद करो। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने कहा, आप मुझसे जलते हैं क्योंकि वह मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए आपको जलन होती है ना। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ड्राइवर के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि जब बात कशिश की आती है तो अथर्व और कबीर दोनों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जीस कबीर राठौर के सामने अच्छे की पेंट गीली हो जाती है, उसके सामने उसका यह 8 साल का पिद्दी बेटा जबान खोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसलिए जितना ख्वाब घर में कबीर का था, उतना ही खौफ घर में अथर्व का भी था। सिटी हॉस्पिटल मुंबई। एक 28-29 साल का आदमी स्ट्रेचर के साथ दौड़ते हुए एक औरत के चेहरे पर हाथ फेर रहा था। उसने घबराते हुए कहा, जॉन डोंट क्राई, कुछ नहीं होगा। उस औरत ने गुस्से से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, इंसान ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहते हुए वह औरत उस इंसान को खुद से दूर करने लगी। उस इंसान ने घबराते हुए कहा, जान चिल्लाओ मत, बेबी को दर्द होगा। उसकी बात सुनकर उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, आदि आई किल यू, तुम्हें अभी भी बच्चे की पड़ी है, मैं मर भी गई तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उस औरत की बात सुनकर वह इंसान, जिसका नाम आदित्य सिंघानिया था, उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, जान तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। आदित्य की बात सुनकर बिस्तर पर लेटी औरत यानी कि उसकी वाइफ दिव्या सिंघानिया, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जा रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुमने ये कांड किया है और तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है।
तुम क्यों नहीं हो गए प्रेग्नेंट, कहते हुए दिव्या गुस्से से अपने हाथों से आदित्य को मारने लगी। वही कॉरिडोर से गुजरते हुए अस्पताल के लोग उन दोनों की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए, जान बस एक बार बेबी को दुनिया में आने दो, उसके बाद जितना मारना है मार लेना, पहले शांत हो जाओ। उसने इतना कहा ही था कि तब तक वह लोग ऑपरेशन थिएटर के पास आ गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिव्या के साथ आदित्य भी आ गया। डॉक्टर पहले से ही सब कुछ तैयारी कर चुके थे। अंदर दिव्या चिल्ला रही थी और उससे ज्यादा तेज आवाज में आदित्य चिल्ला रहा था। उसने घबराते हुए कहा, जान क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, पानी चाहिए। दिव्या ने साइड में रखे हुए सामान को उठाकर आदित्य को मारते हुए कहा, निकलो यहाँ से बदतमीज इंसान, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम थोड़ी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पेट में 4-5 बच्चे हैं। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, जान तुम भी तो मेरी जान हो ना, हम तो दो जिस्म एक जान है, इसलिए तुम्हारा दर्द मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो रहा था। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर इस आदमी को बाहर निकालो वरना मैं तुम सबका खून कर दूंगी। दिव्या को इस तरह से हाइपर होते हुए देखकर डॉक्टर ने अपने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मिस्टर सिंघानिया आप बाहर जाए वरना आपकी वाइफ की बीपी बढ़ जाएगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान प्लीज। दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी बाहर निकालो वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। दिव्या की धमकी सुनकर आदित्य घबराता हुआ वार्ड से बाहर आ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वह अपने नाखून चबाते हुए कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। तभी पीछे से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, आदि। इस आवाज को सुनते ही आदित्य ने पलट कर देखा तो पीछे कशिश थी जो कि दौड़ते हुए उसी की तरफ आ रही थी। कशिश को देखकर आदित्य दौड़ता हुआ सीधा जाकर कशिश के गले से लग गया। उसने घबराते हुए कहा, कशिश दिव्या को दर्द हो रहा है, उसने मुझे बाहर निकाल दिया, मैं उसके साथ रहना चाहता था। आदित्य की बात सुनकर कशिश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आदि रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ ही देर में तुम्हारे हाथ में तुम्हारी नन्ही सी जान होगी। कशिश की बात सुनकर आदित्य ने कहा, सच में। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया है। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है। उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने सामने गुस्से से लाल आंखें लिए कबीर और अथर्व नजर आया। अथर्व ने उसके हाथ पर इतनी जोर से काटा था कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। वही कबीर ने उसके मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा था कि उसके होठों से खून निकल रहा था। आदित्य ने रोने जैसी आवाज में कहा, कमीने आदमी, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और तू मुझे पीट रहा है, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। आदित्य की बात सुनकर कबीर ने उसके पास आकर उसकी कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हैं, कहाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीट हार्ट को छूने की, तूने उसे गले कैसे लगाए। कहते हुए कबीर फिर से आदित्य को मारने ही वाला था कि पीछे से कशिश ने उसे गले लगाते हुए कहा, हबी प्लीज इस तरह से बर्ताव मत कीजिए ना। कहते हुए कशिश की आंख से एक आंसू की बूंद कबीर की पीठ पर गिर गई, जिसे महसूस करते ही कबीर की आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। उसने पीछे पलटकर कशिश की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में उठाकर तेज कदमों से कॉरिडोर से होता हुआ दूसरी तरफ जाने लगा। कशिश ने उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश की तो कबीर ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, डोंट यू डेयर स्वीटहार्ट, गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मन ही मन रोते हुए कहा, हे भगवान, यह आदमी जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, इसे पागलपन के दौरे पहले से भी ज्यादा पड़ रहा है। मैंने तो सिर्फ उसे गले लगाया था, पता नहीं अब यह मेरे साथ क्या करेगा। कशिश मन ही मन अपनी होने वाली हालात के बारे में सोचकर रो रही थी। वही आदित्य गुस्से से कबीर को गालियां देते हुए अपने होठों के कोने साफ कर रहा था। तभी अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरी मॉम को टच करने की हिम्मत मत कीजिएगा, स्टूपिड अंकल। अथर्व की आवाज सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम छोटे डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, तुम्हारा बाप तो पहले से ही पागल था और तुम उससे ज्यादा पागल हो, इनफैक्ट महापागल हो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि उन्हें अंदर से दिव्या के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दिव्या की आवाज सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारते हुए कहा, जान मैं आ रहा हूं। दिव्या जो कि अंदर बच्चे को पुश करने की कोशिश कर रही थी, दरवाजे से अंदर आती आदित्य की आवाज सुनकर उसने चिल्लाते हुए कहा, कमीने आदमी, चिल्लाना बंद करो वरना बाहर आने के बाद मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, जान खून करना है कर लेना, पर प्लीज मुझे अंदर आने दो। दिव्या ने डॉक्टर की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, प्लीज इस पागल आदमी को यहाँ से भगाओ। दिव्या की हालत देखकर और आदित्य का चिल्लाना देखकर अंदर मौजूद डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी। एक नर्स ने बाहर आकर आदित्य के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज सर, आपकी वाइफ हाइपर हो रही है, इस तरह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए। नर्स की बात सुनकर अथर्व ने आदित्य का हाथ खींचते हुए कहा, स्टूपिड अंकल, आपके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? अंदर दिव्या आंटी को पेन हो रहा है और आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। अथर्व की आवाज सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अब वह शांति से अपने नाखून चबाते हुए कॉरिडोर में घूम रहा था। अंदर से दिव्या के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर आदित्य का दिमाग खराब हो रहा था। आदित्य दिव्या से बेइंतहा प्यार करता था, वह उसे एक खरोच भी लगाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इस वक्त उसकी जान से प्यारी बीवी इस वक्त इतनी तकलीफ में थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही कबीर कशिश को लेकर अस्पताल के कॉरिडोर में बने एक रूम में आ गया था। उसने कशिश को दीवार से सटाया हुआ था और उसके होठों को पागलों की तरह बाइट करते हुए किस कर रहा था। कशिश उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी पर कबीर की पकड़ कशिश पर मजबूत होती जा रही थी। काफी देर बाद जब कबीर ने महसूस किया कि अब कशिश सांस नहीं ले पा रही है, उसने कशिश के होठों से अपने होठों को दूर किया। कशिश ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, हबी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें दर्द हो रहा है। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना, ताकि तुम अगली बार से किसी को खुद को टच न करने दो, क्योंकि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है और अभी तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती स्वीटहार्ट, बिकॉज इट्स योर पनिशमेंट टाइम।
कॉरिडोर में अथर्व बिना पल के झपकाए अपनी जगह पर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के लाइट को देख रहा था। तभी अचानक से अंदर से दिव्या के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो गई, जिसे महसूस करते ही कबीर की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। एपिसोड 3 वेलकम माय न्यू ऑब्सेशन। प्लीज कहानी पसंद आए तो अच्छे रिव्यूज दीजिए और रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पर कोई प्रमोट करने के लिए ना आए। ये न्यू स्टोरी और न्यू स्टोरी पर भी प्रमोशन करोगे तो फिर किसी को भी गुस्सा आएगा। वेरी ये तो वही बात हो गई, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। अंदर से दिव्या के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो चुकी थी। आदित्य की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ है? मेरी जान कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहते हुए आदित्य जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, जान क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो कहो। आदित्य को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वही अथर्व अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर बिना पल के झपकाए दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। आदित्य ने जब देखा कि अंदर से कोई कुछ नहीं कह रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। आदित्य इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। आदित्य भी बिजनेसमैन होने के साथ साथ काफी पावरफुल इंसान था, जिससे पूरी मुंबई डरती थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की ही एक रूम में कबीर कशिश को अभी भी पैशनेटली किस कर रहा था। कशिश ने कबीर को दूर धक्का देकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हबी प्लीज इस वक्त मुझे छोड़ दीजिए, आपको बाद में जो करना है कीजिएगा, इस वक्त हम अस्पताल में हैं और आदि और दिव्या को हमारी जरूरत है, प्लीज मुझे उनके पास जाने दीजिए। इतना कहकर कशिश दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से कबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए कहा, स्वीट हार्ट मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। कहते हुए कबीर की पकड़ कशिश की कमर पर मजबूत हो गई। कशिश ने रोते हुए कहा, प्लीज जाने दीजिए ना। कशिश की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर कबीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कशिश को अपने और करीब खींचकर दांत पिसते हुए कहा, तुम किसी और के लिए अपने आंसू कैसे बना सकती हो स्वीटहार्ट? तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू पर, तुम्हारे होठों पर आने वाली मुस्कुराहट पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यह किसी और की वजह से आए। कहते हुए कबीर कशिश के आंसू अपने होठों से साफ करने लगा। कशिश बस रोते हुए कबीर की तरफ देख रही थी। उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, जंगली दानव आप बहुत बुरे हो, आई हेट यू। कहते हुए कशिश रोने लगी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसके गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, पर आई लव यू स्वीटहार्ट। और रही बात नफरत की तो तुम चाहे मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, तुम्हें रहना हर वक्त हर पल सिर्फ मेरे पास है। कहते हुए कबीर के हाथ कशिश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। कशिश रोते हुए कबीर की तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि यह इंसान किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है। इसके दिल और दिमाग में जो आएगा यह इंसान वही करेगा। काफी देर तक कशिश की पूरी बॉडी पर किस करने के बाद कबीर ने देखा कि अब रोते रोते कशिश का पूरा चेहरा लाल हो चुका है। ये देखकर उसने कशिश को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया। कशिश ने भी उसे गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। कबीर ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं और तुम्हें ही मुझे जिंदगी भर बर्दाश्त करना है। आज के लिए छोड़ रहा हूं, पर अगली बार से अगर तुमने किसी और को खुद को टच करने दिया तो तुम्हारी पनिशमेंट पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। स्वीटहार्ट मेरी बातों को लाइटली लेने की हिम्मत भी मत करना। कबीर की बात पर कशिश ने उसके सीने में अपना चेहरा घुसाते हुए कहा, नहीं करूंगी, सॉरी ना, पर प्लीज अब मुझे दिव्या के पास जाने दीजिए। पता नहीं वह किस कंडीशन में है, पहले से ही उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और फिर से उसके होठों पर फिर से किस करने लगा। कशिश ने मन ही मन कबीर को गालियां देते हुए कहा, यह हवसी इंसान पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ था, जब देखो तब मेरे होठों को खाता रहता है। कुछ देर बाद कबीर ने कशिश के होठों पर बाइट करके उसे छोड़ और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर तेज कदमों से रूम से बाहर आ गया। वही आदित्य की धमकी सुनकर डॉक्टर, जो कि अंदर घबराए हुए थे, उन्होंने नर्स की तरफ देखा। नर्स दौड़ते हुए दरवाजा खोलने के लिए चली गई। आदित्य पागलों की तरह जोर जोर से दरवाजे पर लात मार रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वह फिर से दरवाजे पर जोर से लात मारने ही वाला था कि अंदर से नर्स ने दरवाजा खोल दिया। आदित्य जैसे तैसे खुद को संभाल पाया, वरना वह सीधा नर्स के ऊपर ही गिर जाता। उसने नर्स की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? कहते हुए आदित्य लगभग दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अंदर बिस्तर पर दिव्या बेजान सी पड़ी हुई थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। दिव्या को इस कंडीशन में देखकर आदित्य की सांसें जैसे रुक गई। वह दौड़ता हुआ दिव्या के पास आना। उसने घबराते हुए दिव्या के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जान क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य को इस तरह से घबराया हुआ देखकर डॉक्टर ने कुछ कहने की कोशिश की तो आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी बॉडी के इतने पार्ट करूंगा कि तेरा परिवार भी तुझे नहीं पहचान पाएगा। आदित्य की धमकी सुनकर डॉक्टर की तो हालत खराब हो गई, साथ ही वहां पर मौजूद सभी हॉस्पिटल के लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए, जान प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना तो मुझे मारो, मुझे पीटो, पर प्लीज इस तरह से मुझे डराओ मत। आदित्य लगातार दिव्या को हिलाते हुए ये सब कह रहा था। तभी डॉक्टर ने हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस इस वक्त वह हल्की बेहोशी में है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, तो होश मलाओ, मेरी जान को देखो कैसा चेहरा हो गया है इसका। कहते हुए आदित्य साइड में रखे हुए टिश्यू पेपर से दिव्या के माथे पर आए पसीने को साफ करने लगा। इस वक्त वह काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था। उसकी जान से प्यारी बीवी इस वक्त अस्पताल के बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसे में वह कैसे शांत बैठ सकता था? आदित्य को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह दिव्या से कितना प्यार करता है। आदित्य दिव्या की कंडीशन देखकर इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसे अपने बच्चे के बारे में कोई ख्याल ही नहीं था। तभी नर्स ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर बेबी रो नहीं रही है। कहते हुए नर्स बच्ची की पीठ थपथपाने लगी। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर ने बेबी को अपने हाथ में लिया और उसकी बॉडी को एग्जामिन करने लगे। बच्ची को पैदा होकर 2 मिनट हो चुके थे पर अभी तक बच्ची ने कोई भी मूवमेंट नहीं की थी। ये देखा कर डॉक्टर और नर्स घबराए हुए थे क्योंकि यह कोई नॉर्मल बेबी नहीं थी, यह आदित्य सिंघानिया की बच्ची थी।
नस की आवाज आदित्य के कानों में भी पड़ी, जो कि दिव्या के चेहरे को देखकर काफी बेचैन हो रहा था। उसने नस की तरफ देखा, जिसने अपने हाथ से उस छोटी सी जान को डॉक्टर के हाथ में दे दिया था। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे बेटा हुआ है या बेटी? कहते हुए आदित्य की आवाज कांप रही थी। आदित्य के सवाल पर नज ने घबराते हुए कहा, सर इट्स बेबी गर्ल। पर उसने इतना कहा ही था कि आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मैं डैडी बन गया, मुझे बेटी हुई है। आदित्य की आवाज सुनकर दिव्या, जो कि हल्की बेहोशी में थी, उसने अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखा और उसके फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आदित्य के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आदि हमारी बेटी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। दिव्या की आवाज सुनकर आदित्य ने दिव्या की तरफ देखा, जिसे होश आ गया था। आदित्य ने उसके माथे पर किस करते हुए, थैंक यू सो मच जान, तुमने मुझे मेरी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी खुशी दी है। आदित्य के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर दिव्या भी मुस्कुराने लगी। वही डॉक्टर और नज उनके चेहरे की खुशी देखकर और भी ज्यादा घबरा गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह बताने की कि बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। दिव्या ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मुझे मेरी बच्ची को देखने दीजिए ना। दिव्या की बात सुनकर डॉक्टर ने हिम्मत करते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया, आपकी बेटी मूवमेंट नहीं कर रही है। डॉक्टर की बात सुनते ही दिव्या, जो कि अभी तक मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने घबराते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहते हुए उसने डॉक्टर के हाथ में उसने उस नन्ही सी जान की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आदि देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं, वो रो क्यों नहीं कर रही है? दिव्या को रोते हुए देखकर आदित्य जल्दी से डॉक्टर के पास आया। उसने डॉक्टर की गोद से अपनी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, प्रिंसेस ओपन योर आइज, आप इस तरह से मॉम डैडी को डरा नहीं सकती, अपनी आंखें खोलो बेटा। कहते हुए आदित्य अपनी छोटी सी बेटी के गालों पर हाथ फेर रहा था, पर बच्ची की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। ये देखकर आदित्य के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद पहली बार आदित्य सिंघानिया खुद को इतना भी बस महसूस कर रहा था। तभी दरवाजे से आदित्य को कशिश की आवाज सुनाई दी। आदि क्या हुआ है? कहते हुए कशिश दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। तभी कबीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और वह भी उसके साथ अंदर आ गया। कशिश ने इस वक्त उसके साथ कोई भी बहस करना ठीक नहीं समझा और वह जल्दी से आदित्य के पास आ गई। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से कशिश की तरफ देखते हुए कहा, कशु देखो ना, यह मूवमेंट नहीं कर रही है। कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आदित्य की बात सुनकर कशिश ने उसकी गोद में उसने नन्ही सी जान की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। कशिश ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहते हुए उसने आदित्य की गोद से उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में ले लिया और उसे हिलाने लगी, पर अभी भी उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, उसकी भी आंखों में आंसू थे। वही दिव्या फूट फूट कर रो रही थी। आदित्य दौड़ता हुआ जाकर दिव्या के पास आ गया। उसने दिव्या को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जान डॉन टक क्राई लाउडली क्राइंग, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दिव्या ने रोते हुए आदित्य को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, उसे क्या हुआ है? प्लीज उसे ठीक करो वरना मैं मर जाऊंगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य की पकड़ दिव्या पर मजबूत हो गई। डॉक्टर सबकी कंडीशन समझ रहे थे, वह जानते थे कि यह चारों कौन है, पर फिर भी उन्हें अपना फर्ज तो निभाना था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक आपकी बेटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, योर डॉटर डाइड एट द टाइम ऑफ बर्थ। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि उनके कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, डॉन टे यू डेयर, हिम्मत भी मत करना। इस आवाज को सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर छोटा सा अथर्व अपनी गुस्से से लाल आंखें लिए डॉक्टर को देख रहा था। इतने छोटे बच्चों की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डॉक्टर भी अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे। अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ कशिश के पास आ गया। उसने कशिश की तरफ देखा, कशिश की आंखों में इस वक्त हल्के आंसू थे और उसकी गोद में वह नन्ही सी जान भी बेजान सी पड़ी हुई थी। अथर्व ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, मोम उसे मुझे दीजिए। अथर्व की बात सुनकर कशिश ने कुछ कहने की कोशिश की तो अथर्व ने इस बार तेज आवाज में कहा, मोम मैंने कहा उसे मुझे दीजिए। अथर्व की आवाज सुनकर कशिश ने बिना कुछ कहे उस नन्ही सी जान को अथर्व की गोद में दे दिया। अथर्व ने अपनी गोद में नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा, जिसकी स्किन गुलाबी थी और जिसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। अथर्व ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, वेक अप माय सनशाइन। अथर्व के इतना कहते ही उसकी गोद में लेटी उस बेजान सी बच्ची ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वह छोटी सी जान अपनी नीली नीली आंखों से अथर्व के चेहरे की तरफ देख रही थी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेलकम माय न्यू ऑब्सेशन। एपिसोड 4 डोंट तो एपिसोड है आदित्यज एंगर। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व की गोद में अभी भी वो छोटी सी बच्ची अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व भी उसे ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देख रहा था। दिव्या लगातार आदित्य के सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। किसी का भी ध्यान अथर्व की गोद में उस बच्ची पर नहीं था जिसने अपनी आंखें खोल ली थी। कशिश भी रोते हुए अथर्व के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। तभी उसका ध्यान बच्ची के हाथ पर गया, जो कि हल्के हल्के से हिल रहा था। ये देखकर कशिश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या इसने हाथ हिलाया? कहते हुए कशिश ने अथर्व की गोद से बच्ची को छीन लिया। अचानक से कशिश के छीनने की वजह से वह बच्ची, जो कि अब तक अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व को देख रही थी, कशिश की गोद में आते ही गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनते ही दिव्या, जो कि आदित्य के सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर कशिश की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी आंखों से अपनी गोद में उस नन्ही सी जान को देख रही थी। उसका रोना इस वक्त किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहा था, बल्कि उसे रोते हुए देखकर अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ आदित्य, दिव्या, कशिश सबके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई थी। वही अथर्व अपने खाली हाथों को अजीब तरह से देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। कबीर का ध्यान एक बार के लिए भी उस बच्ची पर नहीं गया था, बल्कि वह लगातार अपने बेटे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके भाव भाव देखकर कबीर के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। अगर यही हरकत कशिश की जगह पर किसी और ने की होती और उस नन्ही सी जान को अथर्व की गोद से इस तरह से ले लिया होता तो शायद अथर्व इस तरह से शांत ना होता। ये बात कबीर अच्छे से जानता था।
कशिश रोते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने दिव्या और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, ये ठीक है। इसने अपनी आंखें खोली। दिव्या, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें नीली है। कशिश की बात सुनकर दिव्या ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी बच्ची को दो, मुझे उसे अपनी गोद में लेना है, मुझे उसे अपने सीने से लगाना है। कशिश ने दिव्या की तरफ देखा। वह एक माँ का दुख अच्छे से समझ सकती थी। कशिश नन्ही सी जान को लेकर दिव्या के पास आ गई। दिव्या ने उसे अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगाकर फूट कर रोने लगी। आदित्य ने भी उन दोनों को एक साथ अपनी बाहों में समेट लिया। कशिश मुस्कुराते हुए उस हैप्पी फैमिली को देख रही थी। कबीर बिना किसी इमोशन के अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उन तीनों को देख रहा था। वही अथर्व का ध्यान सिर्फ उस नन्ही सी जान पर था जो कि अभी भी दिव्या की गोद में फूट फूट कर रो रही थी। डॉक्टर भी उन सबको देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, इसलिए वह भी इस वक्त फैमिली मोमेंट को खराब नहीं करना चाहते थे। अथर्व जो कि अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत बैठा था, जब उसने देखा कि वह छोटी सी जान अभी भी रो रही है, उसने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ सब। अथर्व के चिल्लाने की आवाज सुनकर दिव्या आदित्य जो कि एक दूसरे को गले लगाकर अभी भी रो रहे थे, दोनों शांत हो गए। उन दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व की तरफ देखा जो कि गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। कशिश ने अथर्व की तरफ देखा और कहा, किस तरह से बात कर रहे हो आप, सॉरी कहो अंकल आंटी को। कशिश की बात सुनकर अथर्व ने कशिश की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, मैं इन्हें सॉरी नहीं कहूंगा, इनकी वजह से मेरी मन्नत रो रही है। मोम कहते हुए अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ दिव्या के पास आ गया। दिव्या हैरानी से अथर्व की तरफ देख रही थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी बेटी जो कि गला फाड़कर रो रही थी, उसकी गोद से अथर्व ने उसे अपनी बाहों में ले लिया था। दिव्या तो बस हैरानी से उसका मुंह ताकते ही रह गई थी। आदित्य ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। अथर्व ने ना ही दिव्या ना ही आदित्य की तरफ ध्यान दिया, बल्कि उस बच्ची को देखने लगा जो कि उसकी गोद में आते ही फिर से शांत हो गई थी। ये देखकर बाकी सब भी हैरान हो गए थे। दिव्या ने रोते हुए कहा, अथर्व मेरी बच्ची। आदित्य को अब अथर्व पर गुस्सा आ रहा था। उसने अथर्व के पास आकर गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी बच्ची को वापस दो। कहते हुए आदित्य ने अथर्व की गोद से अपनी बेटी को वापस लेने की कोशिश की, तभी उसके कानों में अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, डोंट तो एपिसोड हर। अथर्व की आवाज में इतना गुस्सा था कि आदित्य भी एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया, पर अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्या कर रहे हो तुम, वो मेरी बेटी है, उसे मुझे वापस दो। कहते हुए आदित्य ने बच्ची को अथर्व की गोद से लेने की कोशिश की। कशिश भी अपने बेटे की हरकत देखकर हैरान थी। वही कबीर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। आदित्य गुस्से से आकर अथर्व की गोद से अपनी बेटी को छीनने की कोशिश की। अथर्व ने इस बार आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा उसे छूना मत। अथर्व इस बार काफी तेज चिल्लाया था, उसकी आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही थी। अथर्व की आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अथर्व कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, 150 IQ लेवल का ये बच्चा जीनियस बच्चों की कैटेगरी में नंबर 1 पर आता था। ऐसा कोई काम नहीं था जो कि इसे नहीं आता था। इतनी छोटी सी उम्र में अथर्व ऐसे काम कर लेता था जो 20 साल का इंसान भी नहीं कर सकता था। आदित्य ने शांति से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, देखो अथर्व, यह मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम खेलना चाहते हो। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि यह खिलौना नहीं है, बल्कि यह मेरी सनशाइन है। अथर्व की बात पर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, वह तुम्हारी कुछ नहीं है, वह मेरी बेटी है, इसलिए उसे मुझे वापस दो और तुम यहां से अपने पेरेंट्स के साथ चले जाओ। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वार्ड में रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी गोद में अभी भी बहुत छोटी सी जान थी जो कि अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व को देख रही थी। अथर्व उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। आदित्य ने गुस्से से पलटकर कबीर की तरफ देखते हुए कहा, कबीर अपने बेटे को संभालो, वह मेरी बेटी को इस तरह से मुझसे दूर नहीं कर सकता। आदित्य की आवाज सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरा बेटा है कबीर, राठौर का बेटा, उसके दिल में जो आएगा वह वही करेगा, तुम और मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते, वह लिमिटलेस है, कहते हैं कबीर मुस्कुराते हुए वार्ड से बाहर चला गया। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, कबीर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाहर जाते ही कशिश ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदि शांत हो जाओ, मैं अथर्व को संभालती हूँ, तुम दिव्या को देखो, वह इस वक्त थकी हुई है, उसे आराम करने की जरूरत है। कशिश की बात सुनकर आदित्य थोड़ा शांत हो गया। उसने दिव्या की तरफ देखा जिसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। आदित्य ने दिव्या के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, जान थोड़ी देर के लिए सो जाओ, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आदित्य के सीने पर सर रखकर वह सुकून से सो गई थी। आदित्य का ध्यान सोफे पर बैठे अथर्व पर था जो कि उसकी बेटी को एकटक देख रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। आदित्य की आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मैं कशिश की तरह अपनी बेटी को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। तुम्हारी आंखों में भी मुझे वही दिख रहा है जो तुम्हारे बाप की आंखों में तुम्हारी मॉम के लिए है। तुम्हारी मॉम के पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था, पर मेरी बेटी के पास मैं हूं और मैं अपनी बेटी को तुम्हारी कठपुतली नहीं बनने दूंगा। अथर्व राठौर, कहते हुए आदित्य ने दिव्या के माथे पर किस किया और उसे अपने से दूर करके उसने ठीक से बिस्तर पर लिटा दिया और तेज कदमों से चलता हुआ अथर्व के सामने आकर खड़ा हो गया। अथर्व को महसूस हो गया था कि कोई उसके सामने है, पर फिर भी उसने अपना चेहरा नहीं उठाया। अब वह छोटी सी जान भी उसकी गोद में सो चुकी थी, पर फिर भी अथर्व बिना पलके झपकाए उसके छोटे से चेहरे को देख रहा था। तभी उसके कानों में आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे, अब तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता था, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करोगे और मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। आदित्य की आवाज सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, स्टूपिड अंकल, अपनी स्टूपिडिटी मेरे सामने मत दिखाए और अपनी आवाज को धीमा कीजिए, वह क्या है ना, मेरी जान जग जाएगी। कहते हुए अथर्व उस नन्ही सी बच्ची को देखने लगा। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें
उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके आसपास भटकने की, वह मेरी बेटी है और उसका ध्यान कैसे रखना है यह मैं जानता हूँ, तुम बस उससे दूर रहना। कहते हुए आदित्य ने अथर्व की गोद से अपनी बेटी को लेने की कोशिश की। इस बार अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाकर दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मुझे क्या करना है और क्या नहीं यह आप मुझे नहीं बताएंगे, और रही बात इसकी तो ये सिर्फ मेरी है। ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कहता हूँ, ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, इस पर किसी का नहीं, सिर्फ मेरा हक है। अथर्व की बात सुनकर आदित्य गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। आदित्य कुछ कहता है इससे पहले ही कशिश वहां पर आ गई। कशिश ने अथर्व की गोद से उसे छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अथर्व घर चलिए, हमें देर हो रही है। कशिश की बात सुनकर अथर्व ने उस नन्ही सी जान की तरफ देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कहते हुए उसने एक नजर आदित्य की तरफ देखा और वहां से अपने दोनों हाथ पंथ की पॉकेट में डालकर बाहर चला गया। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, कशिश अपने बेटे को समझ लो, मैं अपनी बेटी को दूसरी कशिश नहीं बनने दूंगा। कहते हुए आदित्य ने कशिश के हाथ से अपनी बेटी को लिया और दिव्या के पास आकर बैठ गया। कशिश ने घबराते हुए खुद से कहा, मुझे अथर्व को समझना होगा। एपिसोड 5 नामकरण शमेलेस हस्बैंड। सुकून आर्या, मैंने कल ही कहा था कि प्लीज स्टार्टिंग में प्रमोशन मत करना, अभी तो कहानी स्टार्ट की है, इस पर रीड है भी नहीं और आप लोग यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आ गए। आप लोगों की वजह से फिर यह कहानी रिजेक्ट हो जाएगी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रमोशन मत कीजिए यहाँ पर, जिनकी कहानियां चल रही है और जहाँ पर ज्यादा रीड है वहाँ पर कीजिए प्रमोशन। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 2 दिन बाद सिंघानिया मैंशन को इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। दिव्या अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, जो कि अपनी नीली नीली आंखों से देख रही थी। दिव्या ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप कितने क्यूट हो माय एंजल, लव यू। दिव्या ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में आदित्य की आवाज सुनाई दी और डैडी लव्स यू मो बेबी। आदित्य की आवाज सुनकर दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदित्य की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम मुझसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करते हो। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने दिव्या और अपनी बेटी के पास आकर उन दोनों के गाल पर किस करते हो, नहीं जान, मेरे लिए तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी, पर अब तुम्हारे साथ साथ मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बेटी है, आखिर यह हमारे प्यार की निशानी जो है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी अस्पताल में जब ये अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, मुझे लगा जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया, कितनी मन्नतों के बाद मिली है ये। कहते हुए दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने दिव्या की आंखों से आंसू साफ करके उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, आखिर में सब कुछ ठीक हो गया ना। आदित्य की बात पर दिव्या ने अपना सर हिलाया और अपनी बेटी को प्यार से देखने लगी। आदित्य और दिव्या को शादी के 7 साल बाद उन्हें ये खुशी नसीब हुई थी, इसलिए उनकी बेटी उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थी। वह दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर ही रहे थे कि तभी बाहर से उन दोनों के कानों में एक औरत की आवाज पड़ी, दिव्या बहू तैयार हो जाए, पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। इस आवाज को सुनते ही दिव्या हड़बड़ाकर उठने को हुई तो आदित्य ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी मां हम तैयार हो जाएंगे। आदित्य की आवाज सुनकर बाहर खड़ी औरत वहां से चली गई। जैसे ही दिव्या ने महसूस किया कि बाहर से किसी की आवाज नहीं आ रही है, उसने गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके लिप्स पर हल्के से किस करते हुए कहा, जान अगर मैंने शर्म की होती तो इस वक्त हमारे पास हमारी प्यार की निशानी कैसे होती। कहते हुए आदित्य शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर दिव्या ने उसके पेट पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म आदमी दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे और मेरी बेटी को तैयार होना है। दिव्या का मुक्का खाकर आदित्य मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। राठौर मैंशन में कशिश इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट मुझे लगता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस आवाज को सुनते ही कशिश की सांसें तेजी से चलने लगी, साथ ही उसके हाथों से उसके प्लेट्स छूटकर नीचे गिर गए। अगले ही पल कबीर ने उसे अपनी तरफ पलटा। कशिश के दोनों हाथ कबीर के कंधों पर आ गए। कबीर इस वक्त एक ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में किसी हैंडसम राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि उसका एक 8 साल का बेटा है। कशिश के दोनों हाथ कबीर के कंधे पर थे। कबीर कशिश के पिंक लिप्स को देख रहा था, जिन्हें देखकर उसका गला सूख रहा था। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया और कशिश के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कशिश को तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। काफी देर बाद जब कबीर को लगा कि अब कशिश सांस नहीं ले पा रही है, उसने कशिश के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया और उसकी गर्दन पर फिर से किस करने लगा। कशिश ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, अभी प्लीज रुक जाए, हमें बेबी के नामकरण में जाना है। कशिश की आवाज इस वक्त काफी सेडेक्टिव लग रही थी, जिसे महसूस करके कबीर ने अपनी पकड़ उसकी पतली कमर पर मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट मैंने कहा ना, अब मेरा कहीं जाने का मूड नहीं बल्कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का और तुम्हें खाने का मूड है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे खाते वक्त डिस्टर्ब करें। कहते हुए कबीर कशिश की गर्दन से लेकर धीरे धीरे उसकी चेस्ट तक किस करने लगा। कशिश ने गहरी सांस से लेकर कबीर की तरफ देखते हुए कहा, हबी प्लीज आई प्रॉमिस, वापस आने के बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर प्लीज नामकरण में चलिए, मुझे बेबी को देखना है और अगर हम नहीं गए तो दिव्या और आदि को बुरा लगेगा, प्लीज हबी। कशिश ने इतना कहा ही था कि कबीर ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट किया। कशिश ने चिल्लाते हुए कहा, हबी छोड़िए। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते लगे। कबीर ने अपना चेहरा ऊपर उठकर कशिश की तरफ देखकर बेहद जुनूनियत भरी आवाज में कहा कि तुम्हारी पनिशमेंट है स्वीट हार्ट, तुम कैसे किसी और के बारे में सोच सकती हो, अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगे तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए, सिर्फ मुझसे।
कबीर की बात सुनकर कशिश ने जोर जोर से रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हो कहा, बट आई लव यू स्वीट हार्ट। कहते हुए उसने एक बार फिर से कशिश के होठों को शिद्दत से चुम्मा और उसे खुद से दूर किया। कशिश ने पैर पटकते हुए कहा, आपने हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। कहते हुए उसने मिरर में खुद को देखा, उसका खूबसूरत सा चेहरा कबीर की पैशनेट किस की वजह से पूरा बिगड़ चुका था। उसके होंठ सूज चुके थे, साथ ही उसका मेकअप भी खराब हो चुका था और उसके हेयर तो मंजुलिका की तरह लग रहे थे। कशिश को रोते हुए देखकर कबीर ने उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, स्वीट हार्ट डॉन टकराए, मैं हूं ना, मैं तुम्हें रेडी कर दूंगा। कहते हुए कबीर ने कशिश को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और धीरे धीरे उसके फेस पर हल्के हल्के से मेकअप करने लगा। कशिश बस मिरर में अपने हैंडसम पति को खुद को सजाते हुए देख रही थी। उसने खुद से कहा, कोई सच में इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, मुझे तो इनसे दोबारा प्यार हो गया। कशिश ये सब सो रही थी कि तभी उसके कानों में कबीर की गर्म सांसों के साथ उसके सिडेक्टिव आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट ऐसे मत देखो वरना मेरा मूड फिर से बदल जाएगा। कबीर की बात सुनकर कशिश ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, हे भगवान जी, कहां से यह ठरकी पति ढूंढ के दिया है आपने, हमें हर वक्त से अपनी ठरक दिखानी होती है। कुछ देर बाद कशिश ने खुद को मिरर में देखा। इस वक्त वह किसी आसमान से उतरी से कम नहीं लग रही थी। रेड और गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी में, साथ ही चेहरे पर हल्का मेकअप, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और माथे पर कबीर के नाम का सिंदूर। सिंपल से लुक में कशिश दुनिया के किसी भी लड़की को खूबसूरती में पीछे छोड़ने के लिए काफी थी। कशिश खुद को देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी कबीर ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें खुद को इस तरह से देखने का हक नहीं है, ये हक सिर्फ मेरा है। कबीर की बात सुनकर कशिश का मुंह बन गया। तभी बाहर से उन्हें अथर्व की आवाज सुनाई दी, मॉम डैड हमें देर हो रही है, आप अपना रोमांस बाद में कंटिन्यू कीजिएगा। अथर्व की आवाज सुनकर कशिश ने कबीर के सीने में अपना सर छुपाते हुए कहा, बेशर्म आदमी का बेशर्म बेटा। कबीर ने कशिश को अपनी बाहों में भरकर दांत पीसते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक नहीं है, लिटिल डेविल। कहते हुए कबीर ने झट से कशिश को अपनी गोद में उठा लिया। कशिश ने कबीर के कंधे पर मारते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए। पर कबीर कहां कशिश की सुनने वाला था। वह कशिश को लेकर दरवाजे के पास आ गया। कशिश ने कबीर को मन ही मन हजारों गालियां दी और चुपचाप उसकी गोद में शांति से बैठी रही, क्योंकि वह जानती थी वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कबीर ने दरवाजा खोला तो अथर्व एरोगेंट तरीके से खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। अथर्व ने एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था। सिंपल से लुक में वह बेहद हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक नजर आ रहा था। उसने एक नजर अपनी मॉम और अपने डैड की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तेज नीचे की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में राठौर फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मैंशन के लिए निकल चुकी थी। अथर्व इस वक्त पैसेंजर सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जिसे देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वही बीच का पार्टीशन था और गाड़ी की पिछली सीट पर कबीर अभी भी कशिश को किस कर रहा था। कशिश उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका ठरकी पति कहां मानने वाला था। कुछ ही देर में वह लोग सिंघानिया मैंशन पहुंच चुके थे। अथर्व सिंघानिया मैंशन पहुंचते ही बिना कशिश और कबीर का इंतजार किए थे इस कदमों से चलता हुआ लिविंग रूम में आ गया। वही गाड़ी की पिछली सीट पर कशिश ने गहरी सांस लेकर गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कशिश की बात सुनकर कबीर ने कहा, तुम्हें किसी को मुंह दिखाना ही क्यों है, वह सिर्फ तुम मुझे दिखाओ, इनफैक्ट तुम सब कुछ सिर्फ मुझे दिखाओ। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मन ही मन रोते हुए कहा, ठरकी आदमी, कहकर वह दरवाजा खोलकर पैर पटकते हुए अंदर जाने लगी। तभी पीछे से कबीर ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। कहते हुए वह भी मैंशन की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। अंदर पूरा सिंघानिया परिवार मौजूद था। आदित्य की मां विशाखा सिंघानिया, उसके पिता वरुण सिंघानिया, आदित्य का बड़ा भाई आकाश सिंघानिया, आदित्य की भाभी आरती सिंघानिया और उनका इकलौता बेटा मिहिर सिंघानिया। 10 साल सब लोग हवन कुंड के पास बैठे हुए थे जहां पर पंडित जी आहुति दे रहे थे। वहां पर अभी तक आदित्य, दिव्या और उनकी बच्ची नहीं आई थी। अथर्व की नजरें तो सिर्फ उस नन्ही सी जान को ढूंढ रही थी। तभी मिहिर मुस्कुराता हुआ अथर्व के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व कैसे हो तुम। मिहिर की आवाज सुनकर अथर्व ने एक नजर उसे देखा और उस पर से अपनी नजर फेरकर फिर से सीडीओ की तरफ देखने लगा, जहां से इस वक्त दिव्या, आदित्य और उनकी बेटी नीचे आ रहे थे। अथर्व को इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर मिहिर का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर पूजा में जाकर बैठ गया। कशिश भी चुपचाप जाकर सबके साथ हवन कुंड के पास बैठ गई। वही कबीर सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। तब तक दिव्या और आदित्य भी हवन कुंड के पास आ गए थे। पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर बैठ जाए। दिव्या और आदित्य भी उनके कहे मुताबिक वहां पर बैठ गए। दिव्या की गोद में उसकी बेटी थी, जिसे आज उसने एक खूबसूरत सी रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वह छोटी सी जान किसी आसमान से उतरी की तरह लग रही थी। अथर्व अपनी जगह पर खड़ा होकर सिर्फ उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था। आदित्य का ध्यान छोटे से अथर्व पर था, जो कि उसकी बेटी को ही घूर घूर कर देख रहा था। आदित्य ने मन ही मन कहा, जंगली बाप का जंगली बेटा। इतना कहकर उसने दिव्या के पल्लू से अपनी बेटी का चेहरा ढक दिया था ताकि अथर्व उसका चेहरा ना देख पाए, जिसे देखकर अथर्व ने आदित्य के चेहरे की तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हैं, जो मेरी है उसे मुझसे छुपाकर क्या करोगे मिस्टर सिंघानिया। तुम जितना उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करके मैं उतना ही उसके करीब जाऊंगा और तुम उससे दूर। कहते हुए अथर्व जाकर कशिश के बगल में बैठ गया। अथर्व के पूजा में बैठते ही पूरा सिंघानिया परिवार और कशिश हैरानी से अथर्व की तरफ देखने लगे। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल एसके नोवेल लव स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।